गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा रिवीजन का टॉपिक है वो है किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था इससे पहले वाले क्लास में कि जो हमारे कैपेसिटर हैं उनके कौन कौन से कॉम्बिनेशन थे। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने जो है कि सीरीज कॉम्बिनेशन और इसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा था। ठीक, तो अगर हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की तो उसका अगर हम इक्विवेलेंट अगर निकालते थे तो वो क्या होता था, कैपेसिटर का जो सीरीज होता था वो किसकी तरह होता है, रजिस्टर के पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 1/c इक्विवेलेंट होगा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 ऐसे एंड सो ऑन। ठीक है, अगर हम बात करेंगे पैरेलल की तो इसका क्या होता था, इसका जो होता था वो जो कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो रजिस्टर के सीरीज कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट होता है। तो यानी सी इक्विवेलेंट अगर हम निकालें तो C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। ठीक है, इतना हम लोगों ने इससे पहले की क्लास में देख लिया था। तो उससे कुछ एक आध दो न्यूमेरिकल हैं तो उनको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। क्या चीज़, किरचॉफ्स लॉ। तो देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सर्किट ये गिवन है। ठीक है, इनके बीच हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, यानी सी इक्विवेलेंट हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि दो कैपेसिटर हमारे पैरेलल में है, फिर उनका सीरीज उनके जो है कि सीरीज मतलब एक उस दो पैरेलल कैपेसिटर के सीरीज में एक कैपेसिटर लगा है, इसके बाद फिर तीन क्या है, पैरेलल में कैपेसिटर हैं। तो इसका इक्विवेलेंट अगर हमें फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए ये जो हमारा है कैपेसिटर ये किस में है, पैरेलल में है। ठीक है, हम कैसे पहचानेंगे कौन पैरेलल है कौन सीरीज है, तो कुछ नहीं करना है, जैसे जिस टर्मिनल के बीच में अगर हमें फाइंड करना है तो उसमें हम क्या करेंगे, एक सपोज कीजिए हमने बैटरी सोर्स जो है कि कनेक्ट कर दिया इमेजिनरी, इसके बाद फिर हम यहाँ से करंट को ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे करंट अगर आएगा तो ये जो आई है, सपोज कीजिए एक यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आएगा I1 और I2। ठीक है, फिर यहाँ से आया, फिर यही दोनों करंट क्या हो जाएंगे, फिर आई हो जाएंगे, फिर इधर क्या हो जाएंगे, तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। तो जहाँ करंट का डिवीजन होता है वो हमारा पैरेलल होता है, और जहाँ करंट डिवाइड नहीं होता है वो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो देखिए अगर इस सर्किट की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि हमारा करंट डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये जो है क्या है, पैरेलल है। तो अगर इसका पैरेलल का अपना मतलब एक कैपेसिटर आएगा, सी इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, एक कैपेसिटर लगा है, फिर ये हो गया, फिर इसका यहाँ पर भी करंट डिवाइड हो रहा है तो इसका भी एक अपना सी इक्विवेलेंट आएगा, तो यहाँ पर एक कैपेसिटर हो गया। ठीक है, तो इसका पैरेलल और इस मतलब इसका इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये तीनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। ठीक, तो अगर हम बात करेंगे ये हमारा पैरेलल है, तो देखिए पैरेलल वाले में क्या होता है, तो जो रजिस्टर का जो सीरीज होता है वो पैरेलल में हो जाता है कैपेसिटर में। तो C और C है तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2C होगा ना। C1 प्लस C2 होता है तो कितना हो जाएगा, C प्लस C यानी 2C। ठीक है, इसके बाद फिर ये C है, अब यहाँ पे ये पैरेलल में है तो कितने हैं, 1 2 3, यानी ये कितना हो जाएगा, 3C। ये तीनों क्या है, सीरीज में कनेक्ट हैं। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो अब कितना हो जाएगा, देखिए तो 1/C इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना, 1/2C प्लस ये कितना हो जाएगा, 1/C प्लस 1/3C। तो अगर हम अब हमने क्या किया, इनका एक एलसीएम ले लिया तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6C। ठीक है, तो 2 3 जा 6, तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 6 प्लस 2 यानी 8 11/6C। अब हम बात करेंगे सी इक्विवेलेंट निकालने की, तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा 6C/11, या फिर बोले तो 6/11C। ये इस सर्किट का क्या हो जाएगा, सोल्यूशन, यानी सी इक्विवेलेंट इसका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आया है ये आंसर। ठीक, अब हम इसके बाद देखते हैं क्या चीज़, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ के नियम को देखिए क्या है कि
एक तो जो किरचॉफ का नियम था, किरचॉफ के नियम को एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, डॉक्टर गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ। इन्होंने जो है कि इस नियम को दिया था, जिसमें उन्होंने क्या किया था, किसी भी जो सर्किट से रिलेटेड उन्होंने दो नियम दिए थे, जिसको संयुक्त रूप से हम लोग क्या कहते हैं, किरचॉफ का नियम कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि किरचॉफ का नियम किसने दिया था, तो किरचॉफ का जो नियम था वो किसने दिया था, किरचॉफ नाम के एक वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम क्या था, डॉक्टर गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ। ठीक है। इन्होंने दो नियम दिए थे। पहला नियम जो होता है उसको हम लोग जानते हैं किससे, केवीएल के नाम से, ठीक है, जिसको बोलते हैं किरचॉफ्स किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और दूसरा जो है उसको केसीएल के नाम से जानते हैं, यानी किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है। तो जो हमारा जो दोनों नियम है, इन दोनों नियम को अगर हम मिला दें तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, किरचॉफ के नियम से। ठीक है। तो अब जो हमारा पहला मतलब चाहे केबीएल पहला हो या केसीएल पहला, उससे क्या है, तो जो मान लीजिए कि अगर उन्होंने जो पहला नियम दिया था किरच, तो उसका क्या नाम था, किरचॉफ का प्रथम नियम या फिर किरचॉफ का धारा संबंधी नियम। और दूसरा क्या था कि किरचॉफ का द्वितीय नियम या फिर किरचॉफ का वोल्टता संबंधी नियम। धारा संबंधी नियम को जानते हैं किरचॉफ करंट लॉ, जिसको केसीएल शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और वोल्टेज लॉ को हम किस नाम से जानते हैं, केवीएल, जिसको मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम केवीएल के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगर हम बात करेंगे किसकी, किरचॉफ करंट लॉ की, तो देखिए किरचॉफ करंट लॉ ये कहता है कि किसी नियम मतलब इस नियम के अनुसार किसी बंद वैद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है। या फिर अगर हम उसको दूसरे शब्द में कहें तो किसी नोड या संधि की तरफ आने वाली धाराओं का योग नोड या संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो कहने का मतलब ये चीज होता है हुआ कि जैसे मान लीजिए कि अब हमारे पास एक कोई सर्किट है। ठीक है। तो जैसे एक ये हो गया हमारा, ये हमने क्या किया, ये हमारे पास कुछ इस टाइप का क्या है, सर्किट है। ठीक है। फिर यहां से ऐसे हमने निकाल दिया ये। तो अब यहाँ क्या होगा कि अब ये हमारा क्या हो गया, नोड हो गया। सपोज यहाँ I1 है, ये नोड की तरफ जा रहा है, इधर आ रहा है I2, ये है I3, इधर है I4, ये नोड से बाहर जा रहा है I4 I5। ठीक है। और ये इधर नोड से बाहर जा रहा है I6। तो देखिए दो चीजें होती हैं। जो हमारा पहला नियम है, पहला नियम ये कहता है कि किसी बंद वैद्युत परिपथ में क्या होता है कि जो किसी बिंदु पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, या फिर किसी नोड की तरफ आने वाली धारा का जो योग होगा वो जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। तो दोनों ही केसेस में क्या मतलब है बीजगणितीय योग का, तो देखिए बीजगणितीय योग का मतलब कुछ नहीं होता है। बीजगणितीय योग का मतलब ये चीज होता है कि हम एक डिफरेंस डायरेक्शन लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम क्या कर रहे हैं, ये लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हैं, ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट को अगर हमने धनात्मक लिया है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को हमने क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट को निगेटिव डायरेक्शन मानेंगे। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं, किस डायरेक्शन में किसी करंट को एज्यूम करते हैं। तो उस केस में सपोज कीजिए कि अगर हम बात करेंगे किसकी तरफ, अगर हम लोग नोड की तरफ जाने वाली धारा को क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है। तो नोड से जो धारा बाहर निकलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव लेंगे। ठीक है। क्या मतलब है, जो करंट नोड की तरफ आएगी उसको हम धनात्मक लेंगे, और जो करंट नोड से बाहर जाएगी उसको हम क्या करेंगे, ऋणात्मक लेंगे। ये जरूरी नहीं है ऐसा कि हमेशा कर सके, आपकी जैसी इच्छा हो आप ऐसा करिए। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं, इस बात में नोड की तरफ आएगा तो उसको पॉजिटिव ले लेना है, अगर नोड से बाहर जाएगा तो उसको नेगेटिव ले लेना है। जैसे कोई जरूरत नहीं, हम चाहे तो नोड की तरफ जो है उसको नेगेटिव ले लें, और जो नोड से बाहर जाए उसको पॉजिटिव ले लें।
ये I2 है, तो ये क्या हो रहा है, ये नोड से दूर जा रहा है, ठीक है। तो अगर हमने नोड की तरफ, नोड के पास जो आ रहा है उसको अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो जो हमारा नोड से दूर जा रहा है उसको हम क्या करेंगे, निगेटिव लेंगे, और ये क्या हो जाएगा I2, ठीक। ये क्या है, जो अगर हम I3 की बात करें तो I3 हमारा क्या हो रहा है, ये नोड की तरफ जा रहा है, तो नोड की तरफ जाने वाली धारा को हमने पॉजिटिव लिया, तो प्लस का I3, ठीक। I4 भी क्या हो रहा है, नोड की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, I4 पॉजिटिव। I5 देखिए, I5 का डायरेक्शन क्या है, नोड से दूर की तरफ है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का I5, ठीक है। और क्या है, I6 जो है, I6 भी नोड से दूर जा रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, माइनस का I6, ठीक। तो ये चीजें क्या है, ये जो है एक डायरेक्शन है किसका, KCL का, ठीक है। तो यही चीजें हैं कि जो नोड की तरफ आने वाले समस्त बीजगणितीय धाराओं का योग शून्य होता है, इसका मतलब यही चीज है, क्या चीज, कि एक डायरेक्शन में हमने अपने आप को एज्यूम किया, ठीक है, हमने एज्यूम किया, उसके बाद उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम क्या करेंगे, अपोजिट साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसको हम ऐड करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे इसको ऐड ही किया है, ठीक है। अगर -I2 लिखा है तो -I2 का मतलब क्या हो गया, प्लस का -I2, यही तो होगा, ठीक है। तो इसको हमने क्या कर दिया, इसका बीजगणितीय योग किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा, यही होता है KCL का नियम। और अगर हम बात करेंगे दूसरे नियम का, तो इस केस में क्या कह रहा है कि किसी भी नोड या संधि की तरफ आने वाली धारा का जो योग होगा वो नोड या संधि से दूर जाने वाली धारा के योग के बराबर होगा। अगर आपको फिगर ध्यान होगा तो उस केस में अगर ये हमारे पास रजिस्टर था, ठीक है, ये है और ये है, ये हमारा था I1, इधर था I2, इधर था I3, और इसके बाद सपोज कीजिए ये हो जाएगा I4, और इधर आ जाएगा I5, और इधर की तरफ आ जाएगा I6। तो देखिए नोड की तरफ कौन कौन करंट जा रहे हैं, नोड की तरफ जो करंट जा रहा है वो I1 है, फिर I3 है, ठीक है, I4 है और I6 है। तो नोड की तरफ जाने वाली धारा का हम क्या कर रहे हैं, समेशन निकाल रहे हैं, ठीक। तो कितना हो जाएगा, I1 प्लस का I3 प्लस का I4 प्लस I6, ठीक है। ये जो बराबर होगा वो नोड से दूर जाने वाली धारा, नोड से दूर कौन कौन जा रहा है, एक हमारा I2 जा रहा है और दूसरा कौन सा जा रहा है, I3 I5 जा रहा है। तो ये बराबर होगा I2 प्लस I5 का। तो ये दूसरा है जो हमने उसको दूसरे शब्दों में लिखा था। तो या तो हम इसको ऐसे करें या तो फिर वैसे करें, यानी हम, तो अगर हमारी अपनी जो सिंपल है, मतलब हमारे लिए जो सुविधा होगा वो क्या चीज़ होगा, कि अगर एक डायरेक्शन में हम लोग करंट को क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव लेंगे, ठीक है। तो ये है KCL। अगर हम इसको एग्जाम्पल से अगर देखें तो यही इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे अगर ये हमारा एग्जाम्पल है तो इस केस में क्या होगा, तो अब हम बात करेंगे, देखिए I1 है, ठीक है, तो हमने क्या किया, जो नोड की तरफ आ रहा है उसको हम पॉजिटिव लिए, जो नोड से दूर जा रहा है उसको हम निगेटिव लेंगे, ठीक है। I1 हमारा क्या है, नोड की तरफ जा रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस का I1, ठीक, प्लस का I1, ठीक। अगर हम I2 की बात करें तो ये नोड से दूर जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा I2, ठीक है। ये भी नोड I3 भी क्या है, नोड से दूर जा रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, माइनस I3। I4 नोड की तरफ आ रहा है तो प्लस का I4, I5 नोड की तरफ आ रहा है तो प्लस का I5, I6 नोड से दूर जा रहा है तो माइनस हो जाएगा I6, ठीक है। I7 नोड से दूर जा रहा है तो माइनस का I7, और I8 हमारा क्या है, नोड की तरफ आ रहा है तो प्लस का I8, ये हो जाएगा। या तो हम इसको ऐसे करें, ठीक है, और ये बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। या फिर हमने जो दूसरा तरीका पढ़ा कि नोड की तरफ जाने वाली, तो देखिए नोड की तरफ कौन कौन करंट जा रहा है, नोड की तरफ जा रहा है I1, फिर I4, फिर I5 और I8। तो मतलब क्या हो जाएगा, I1 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I8, ठीक है।
ये बराबर होगा किसके, नोड से दूर जाने वाले का, यानी किसके, I2, ये बराबर होगा I2 प्लस I3 प्लस I6 प्लस I7। ठीक है, तो ये जो है किसके बराबर है, I1 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I8 बराबर होगा I1 प्लस मतलब I2 प्लस I3 प्लस I6 प्लस I7 के। तो ये क्या है, ये KCL का है। ठीक है, उसी चीज को आप लोगों ने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कि I1 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I8 ये किसके बराबर है, नोड की, मतलब नोड ये I1 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I8 ये किसकी तरफ जा रहे हैं, ये जा रहे हैं नोड की तरफ। ठीक है, और I2 प्लस I3 प्लस I6 प्लस I7 है ना, I2 प्लस I3 प्लस I6 प्लस I7 ये क्या है, नोड से दूर जा रहे हैं, तो इन दोनों का जो परस्पर योग होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो ये है KCL। ठीक, स्टूडेंट अब हमारा जो अगला मतलब जो दूसरा नियम है वो क्या है, किरचॉफ का वोल्टेज नियम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में किस नियम से जानते हैं, वोल्टेज KVL के नाम से, यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो देखिए इस नियम के अनुसार भी क्या है, जैसे वहां पर किसी नोड की तरफ आने वाली धाराओं का जो समस्त बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है, तो इसी तरीके से इसमें भी है। क्या है ये नियम, कह रहा है कि किसी बंद वैद्युत परिपथ में उपस्थित समस्त विभवांतरों का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। या फिर अगर हम कहें उसको दूसरे शब्द में, तो ये क्या होता है कि किसी लूप के परितः सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। यानी कोई अगर हमारा लूप है तो उस लूप के एक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो समेशन होगा, ठीक है, उसका एल्जेब्रिक सम होगा, वो क्या होगा, 0 होगा। तो इसको समझने से पहले देखिए दो चीजें होती हैं, हमारा करंट क्या होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करता है। कहने का मतलब क्या है कि जो अगर ये हमारा बैटरी है, ठीक है, तो इस केस में जो करंट फ्लो करेगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर मूव करता है। ठीक, तो इस केस में हम ये कह सकते हैं, तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे, इसमें कुछ चीजें बेसिक चीजें हैं, आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर ये हमारा क्या है, करंट है, ठीक, तो हम एक चीज का ध्यान ये देते हैं कि जो करंट जिस बैटरी के जिस टर्मिनल से निकलेगा, ठीक है, उस टर्मिनल के साथ हम उसको प्लस या माइनस ई या वी उसको लेंगे। अगर इसका वोल्टेज V है और करंट का जो डायरेक्शन होगा, सपोज कीजिए ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस टर्मिनल, वो किस टर्मिनल से करंट निकल रहा है, तो करंट निकल रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, मतलब एंटर कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल पे और निकलेगा किधर से, पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो अगर ऐसा कुछ अगर होता है तो मतलब ये हुआ कि अगर ये पॉजिटिव है, निगेटिव है और करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी निकल रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, तो इस तरीके से इसमें केस में हम प्लस V लेंगे। ठीक है, और अगर दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूं, तो अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसा कंडीशन होता, प्लस से माइनस की ओर अगर मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये देखिए किस बैटरी के किस टर्मिनल से ये करंट जो है कि निकल रहा है, तो ये निगेटिव टर्मिनल से निकल रहा है। अगर इसका वोल्टेज अगर V वोल्ट है, तो ये किस टर्मिनल से रिलीज हो रहा है, मतलब निकल रहा है बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये माइनस का V हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात देखिए, अगर हमारे पास अगर ये रजिस्टर है, ठीक है, अगर करंट का भी डायरेक्शन इसमें, मतलब करंट का जो डायरेक्शन है वो इधर की ओर है और हम मूव कर रहे हैं इसी डायरेक्शन में, यानी करंट के डायरेक्शन में, तो इस केस में क्या होता है कि करंट के डायरेक्शन में अगर हम मूव करते हैं तो वो कंडीशन हमारा कहलाता है वोल्टेज ड्रॉप का। और अगर इस रजिस्टर का मान अगर R ओम है, प्रतिरोध R ओम है, तो इसके एक क्रॉस हम क्या निकालेंगे, वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे, जो क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, माइनस का I इंटू R। ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन ये होती है कि मान लीजिए अगर रजिस्टर R है और करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में और हम मूव कर रहे हैं लूप में इस अब इधर की ओर, ठीक है, ये हमारा मूवमेंट है। ठीक,
तो अगर हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ये कंडीशन हमारा कहलाता है वोल्टेज अराइज का, ठीक है, वोल्टेज अराइज। और इस केस में जो वोल्टेज का मान होगा उस केस में क्या होगा, प्लस का आई इंटू आर, ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये हमारी अपनी सुविधा है, ठीक है, आप लोग चाहे जैसे भी इसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये अपनी सुविधा है। मैं इस तरीके से इसको सॉल्व करता हूँ, तो इस तरीके तो मैं उसको बता रहा हूँ। आप लोग चाहे तो इसको अपोजिट भी ले सकते हैं, लेकिन अपोजिट लेने के बाद में क्या हो जाएगा कि करंट की वैल्यू प्लस या माइनस आने लगेगा। तो उस केस में अगर प्लस माइनस आएगा तो हम, अगर करंट की वैल्यू प्लस आती है तो डायरेक्शन सही, और नेगेटिव आती है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट है। बस अंतर केवल इसमें इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये हम इसको इस हिसाब से लेकर के चलेंगे, ये अपना साइन कन्वेंशन है, तो इसलिए हमने इसको, यही बेस होगा और यही हम इसी के आधार पर हम लोग आगे चलेंगे। इसमें हमें चार चीज़ें बताया। पहली चीज़ क्या था कि अगर क्या चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हमारा करंट वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, ये हमारा प्लस टर्मिनल है, ये माइनस है, अगर वी है, करंट इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, तो देखिए ये पहले इंटर किधर से कर रहा है उससे मतलब नहीं, हमने क्या लिया, जो हमारा साइन कन्वेंशन वो है कि किस टर्मिनल से करंट निकल रहा है। तो अगर ऐसे करंट जाएगा तो करंट निकलेगा नेगेटिव टर्मिनल से, तो इस केस में हम यहाँ पे उस बैटरी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे वो निगेटिव लेंगे, ठीक। दूसरी बात यह है कि अगर हमारा जो दूसरी चीज़ होगी, अगर यहाँ, ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस करंट को, तो ये करंट किस टर्मिनल से निकलेगा बैटरी के, वो निकलेगा पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो प्लस का वी होगा, ठीक। अगर हमारा रजिस्टर है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन इधर की ओर है, अगर आर रजिस्टर है और हम मूव कर रहे हैं किस डायरेक्शन में, पहले तो सब मान लीजिए कि हम करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जब हमारा डायरेक्शन, मोमेंट ऑफ द डायरेक्शन, यानी हमारे घूमने की जो प्रक्रिया, जो दिशा होगी लूप में, अगर हम करंट के डायरेक्शन में अगर घूम रहे हैं तो उस केस में वोल्टेज ड्रॉप का केस होगा, और इसके एक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, माइनस ई का आई इंटू आर, ठीक। चौथी कंडीशन ये हो सकती है कि सपोज़ कीजिए अगर हमारा डायरेक्शन किधर की ओर है, करंट का डायरेक्शन इधर की ओर है, हम मूव कर रहे हैं कि लूप में उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ये हमारा आई है, रजिस्टेंस की वैल्यू आर है, और ये हमारा मोमेंट का है, ठीक है। अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करें, यानी हम अगर किसी करंट की दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करें, तो उस केस में क्या होगा, जो वोल्टेज का केस आएगा वो होता है वोल्टेज अराइज का केस, और इसके इस रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो प्लस का वी, सॉरी प्लस का वी नहीं, हम लेंगे प्लस का आई इंटू आर, ठीक। ये चार चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे। क्या चीज़ है कि अगर हम जिस बैटरी का जिस टर्मिनल से लेंगे वो चीज़ें जो है कि उस वो वोल्टेज हो जाएगा, अगर नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहे तो माइनस का वी, और पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है तो वो प्लस का वी। और करंट के डायरेक्शन में अगर हम मूव कर रहे हैं तो वो माइनस आई आर होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वो प्लस का आई आर होगा, यानी वोल्टेज अराइज का केस होगा, ठीक। अगर हम इसको एक उदाहरण से अगर समझें तो सपोज़ कीजिए कि हमारे पास एक ये है, ठीक है, एक रजिस्टर है, फिर यहाँ पर हमने क्या किया, तो अगर ये हमारे पास V1 है, ठीक है, ये R1 है, ये V2 है, ये R3 है, R2 है, ठीक है, ये R2 है, ये R3 है, और ये V3 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि करंट को किसी भी डायरेक्शन में हम एज्यूम कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा अपने ऊपर डिपेंड करेगा। तो मोस्टली हम लोग करंट, हमारी आदत होती है, मतलब हम लोगों की जो आदत है बेसिकली वो क्या है, हम करंट को ऐसे मूव करा दिए, ये हो गया आई, ठीक है। तो
अब देखिए, अब इसी के आधार पे हम लोग चलेंगे। तो अगर ये करंट ऐसे मूव कर रहा है तो अब हम एक एक जो हमारे पास सोर्स हैं या एक एक जो एलिमेंट होगा उसके आधार उस पर हम जो है कि करंट के डायरेक्शन को देखेंगे। मान लीजिए कि हमने इस वोल्टेज सोर्स को लिया, ठीक है, या सबसे पहले अगर इसका जो आसान तरीका है, जितने हमारे पास संधि बन रहे हैं यानी जितने हमारे पास जंक्शन बन रहे हैं सबका नाम ले लेते हैं, नाम कर देते हैं। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। तो हमारे पास बंद लूप, मतलब बंद लूप का मतलब क्या हो गया, ए बी सी डी ए, यानी ये हमारे पास क्या है, एक क्लोज लूप है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं ए बी ब्रांच की, ठीक है, तो ए बी में V1 है, और V1 में क्या है कि अगर करंट ऐसे जाएगा, ठीक है, तो ये किस टर्मिनल से, मतलब वोल्टेज के किस टर्मिनल से जो है कि निकल रहा है, तो ये वोल्टेज का जो है कि पॉजिटिव सिरा से ये क्या हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है। तो अगर हम V1 लेंगे तो उस केस में क्या होगा, ये प्लस का V1 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम आगे गए तो हमारे पास जो दूसरा एलिमेंट मिला वो R1 मिला, ठीक है। तो R1 के क्रॉस में क्या है, हम भी घूम रहे हैं इसी डायरेक्शन में, ठीक है, और करंट भी क्या है, इसी डायरेक्शन में है, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, अगर करंट के सेम डायरेक्शन में होगा तो वो चीज़ें क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस, और इसके क्रॉस वोल्टेज का मान कितना होता है, I इंटू आर, तो कितना हो जाएगा, I इंटू R1, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आए, ये तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ जब हम आए तो ये देखिए ये क्या हो रहा है कि वोल्टेज के निगेटिव टर्मिनल से ये निकल रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस का V2, ठीक है। फिर यहाँ पे R2 आ गया, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा इस एलिमेंट के क्रॉस वो कितना होगा, IR2, और करंट का डायरेक्शन इधर की ओर, हम घूम भी इसी दिशा में रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, माइनस IR2, ठीक है। फिर इस केस में अगर हम इधर की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, ये निकल रहा है नेगेटिव टर्मिनल से, तो कितना हो जाएगा, सॉरी इससे पहले जो है कि एक और रजिस्टर है, ठीक है, ये R3। तो अगर हम R3 की बात करेंगे तो घूम भी इसी दिशा में रहे और करंट भी इसी दिशा में जा रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का IR3, ठीक है। और इसके बाद ये वोल्टेज सोर्स से करंट निकलेगा नेगेटिव टर्मिनल से, तो कितना हो जाएगा, माइनस का V3, और इनका जो सम होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो ये चीज़ जो है कि KVL है, यानी किसी बंद लूप के परितः क्या हो जाएगा, उसके जो समस्त विभवांतरों का जो बीजगणितीय योग होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक। तो ये रहा KVL का एक डिस्क्रिप्शन। अब आगे जब हम लोग उसको न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे तो फिर हम लोग ध्यान देंगे। तो जो चार चीज़ें जो बताई गई थी कि बैटरी या वोल्टेज सोर्स के जिस टर्मिनल से, चाहे प्लस से या माइनस से निकलेगा, तो अगर प्लस से निकलेगा तो प्लस का भी, और माइनस से निकलेगा तो माइनस का भी, और करंट के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस IR, और अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का IR। इन्हीं चार को हम आधार मान करके आगे जितने भी हमारे पास सर्किट होंगे, जो क्वेश्चन KVL KCL से सॉल्व होंगे, उसी के आधार पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या चीज़ कि KVL का क्या उपयोग है, ठीक है। तो देखिए, जो हमारे पास KVL का जो उपयोग है वो किस में होता है। तो देखिए, जो हमारा KVL का उपयोग है, तो KVL का उपयोग सामान्यतः उस स्थान पर किया जाता है जहां पर ओम के नियम के द्वारा अलग अलग चालकों में बहने वाली धारा का मान तथा कई मिले जुले प्रतिरोधों को का कुल प्रतिरोध ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी जैसे कि जो हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो गए, जैसे अब हमारे पास ये सर्किट है, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास एक ये इस टाइप का जो है सर्किट हो गया, ठीक। यहाँ फिर वोल्टेज सोर्स हमने लगा दिया, फिर यहाँ रजिस्टर लगा दिया, ये वोल्टेज सोर्स हमने लगाया, फिर यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, फिर इधर आया, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है। तो ये एक क्या है, ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, इसमें हम ओम का नियम लगा करके या नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो जिसके लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा, हमें किरचॉफ के नियम का सहारा लेना पड़ेगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ लिखा है कि किरचॉफ का नियम उस स्थान पर करते हैं जहाँ पर ओम के नियम के द्वारा अलग अलग चालकों में बहने वाली धारा का मान और कई मिले जुले प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध ज्ञात नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात यह है कि यह नियम जो होता है वो आवेशों के संरक्षण के नियम पर
और ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है। और जो हमारा आवेश के संरक्षण पर आधारित है वो हमारा KCL होता है। ठीक है, KCL। और जो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है वो हमारा होता है KVL। कंपटीशन में एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद ये नियम जो हैं, ये नियम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित गणनाओं का आधार है तथा यह अत्यधिक प्रयोग होता है। तो जब तक आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कहलाएंगे तब तक आप लोगों को KVL और KCL से बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, इससे हम लोग यूज़ करके कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में इस पर जो रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।